अच्छा जी, जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इसको हम लोग बोलते हैं दूसरी टाइप ऑफ कंपनीज जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा तो नहीं यूज़ होती, 5% कंपनीज ये होती हैं। इनको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन या कंपनीज, LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन। ठीक है जी। LLC या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कॉरपोरेशन के अंदर क्या होता है जी, हम मिसाल से समझते हैं। इस वक्त इस क्लास में 5 और 3 8 लोग मौजूद हैं। तो हम लोग लेते हैं जी, एक कंपनी है, कंपनी का मैं नाम रख लेता हूँ जी LACO, एलकॉट। कंपनी का नाम है LACOT। इस कंपनी को बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए जी, 100 रुपये। इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कितने पैसे चाहिए, 100 रुपये। लिहाजा अब यहाँ पे मेरे पास 8 लोग हैं, A B C D E F, 1 2 3 8 लोग हैं इस कंपनी में। ए वाला बंदा कहता है यार मेरे पास इस हम लोग अच्छा कंपनी मिलके बना रहे हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, तुम मेरे से 10 रुपये ले लो। बी वाला बंदा कहता है यार मेरे पास 10 रुपये तो नहीं है, तुम मेरे से 5 रुपये ले लो। सी वाला बंदा कहता है कि तुम मेरे से भी 5 रुपये ले लो। ये वाला बंदा कहता है यार ऐसा करो तुम मेरे से 25 रुपये ले लो। ये कितने हो गए जी, 45। ये वाला बंदा कहता है यार आप मेरे से 15 रुपये ले लो, 45 कितने हो गए, 50 60। और ये सारे लोग सब्सिक्वेंटली ये 15 रुपये देता है, ये जी, ये 10 रुपये देता है और ये 5 रुपये देता है। 100 पूरा हो गया। 90 हुआ है। चलो इसको हम 15 कर लें तो पूरा, इसको सी वाले को 15 कर लेते, हो गया 100 पूरा। ले दी। अब इन सारे लोगों ने मिलकर ये अपनी कंपनी बना ली, $100 100 रुपीज़ इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। वेरी गुड। अब इस कंपनी ने अर्न किया, इस कंपनी ने ठक 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 अर्निंग की, और अर्निंग के बाद इस कंपनी ने कितने रुपए कमाए, 200 रुपये इस कंपनी ने अर्न किए। इस 200 में से सबसे पहले जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपये, वो निकाल ली जाएगी। तो पीछे इस कंपनी ने कितने रुपए कमाए, क्योंकि 100 रुपये तो उसने खुद से लगाए हुए थे ना, उन 100 रुपयों के ऊपर 200 बने हैं, तो 100 रुपये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी पहले वो निकलेगी। तो लिहाजा पीछे इस कंपनी ने कितने रुपए कमाए, 100 रुपये। ठीक है जी। अब बात आपने याद रखनी है कि लिमिटेड लायबिलिटी है, हमें पता है लायबिलिटी बराबर होती है NTN के। लायबिलिटी किसके बराबर होती है, NTN के। यहाँ पर इतनी बात मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी थी कि अब यहाँ पर हमारी जो कंपनी है एल्कोहल, इसका अपना NTN होगा, और ये जितने भी लोग हैं इन सारों का अपना NTN है। ये जो 100 रुपये थे, ये जो 100 रुपये थे इन्होंने कंपनी को दिए थे, और कंपनी ने इनको वापस कर दिए। इन 100 रुपयों पे इनकी मलकियत है, किस हिसाब से, 10 रुपये इसके, 5 15 सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से। मगर ये जो 100 रुपये है, ये वाला जो 100 रुपये है, जिसको मैं एक यूनिक कलर ब्राउन में सर्कल करता हूँ, ये वाला 100 रुपया, ये प्रॉपर्टी है, ये है कंपनी फंड। कंपनी फंड, ये इन 8 लोगों की प्रॉपर्टी मलकियत नहीं है। ये 100 रुपये इन 8 लोगों की मलकियत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 800 रुपये कमाए गए हैं
ये इस एनटीएन की बेस पे है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी भी किस एल कॉट की जो कंपनी हमारी डमी कंपनी है उसके पास है। ये 100 रुपये इन लोगों की जागीर नहीं है। सॉल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि जो पैसे कमाए गए हैं वो किसकी मलकियत होते थे, बंदे की। यहाँ पे ये 100 रुपया इनकी मलकियत नहीं है। आएगी बात की समझ। इस 100 रुपए के कंपनी फंड में सबसे पहले हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो अगला काम किया जाएगा वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या है जी, सैलरीज दी, बिजली के बिल दिए, बिल्डिंग का किराया दिया, एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे इस कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए। कर लिए सारे के सारे इन्होंने अब अपने एक्सपेंसेस। वेरी गुड। ले जी, सारे एक्सपेंसेस करने के बाद ये जो 100 रुपया था, एक्सपेंस कितना था जी, 60 रुपया एक्सपेंस हुआ। ओके जी, 60 रुपया एक्सपेंस हुआ, बकाया कितना रह गया, प्रॉफिट कितना रह गया मेरे पास, 40 रुपये। प्रॉफिट कितना है जी, 40 रुपये। चलो छोड़ दो टैक्स वाली बात, टैक्स वाली बात इस 100 पे करना है टैक्स, इस 40 पे नहीं, इस 100 पे करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो बचता है उस पर टैक्स होता है, ठीक है, प्रॉफिट पे नहीं। ये 100 रुपये प्रोप्राइटरशिप नहीं है। अब ये जो 40 रुपये हैं ये अभी भी इन सारों की मलकियत नहीं है, ठीक है जी। अभी ये 40 डिवाइड के होंगे, डिविडेंड बनेगा इन 40 का, ठीक है जी। इन 40 का क्या बनेगा, डिविडेंड। डी से होता है आई थिंक डिविडेंड। अब डिविडेंड में क्या होगा कि इन्होंने ये 40 रुपए कमाए, इस बंदे ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो यानी कि इन 40 रुपयों में के सॉरी इन 40 में से 10% पे ए वाले बंदे का हक है, ठीक है जी। तो हम ज़रा थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। फिर भी देख लेना चाहिए यार। डिविडेंड में 40 मल्टीप्लाई बाय 10%। जी, इन 40 में से 4 रुपए किसको दिए जाएंगे, ए वाले बंदे को। मैं इसको किसी तीसरे रंग से लिखता हूं। अच्छा जी, 2 रुपए इस बंदे को, 6 रुपए इस बंदे को। अगला वाला जी कितना, अगले वाले ने 25 इन्वेस्ट किया था, 10 रुपये, 15 फिर से आ गया, 6 6 4 और 2, 40 पूरा हो गया। चलो नहीं भी होता कोई बात नहीं। ये जो इनको मैंने पिंक में लिखे हैं ये अब इनका पर्सनल एसेट है। आगे बात की समझ। डिविडेंड इनको मिल गया, जब इनको डिविडेंड मिल गया अब ये इनकी जाती प्रॉपर्टी है, अब ये कंपनी की प्रॉपर्टी से खत्म हो गए हैं। अब ये जो सी वाला बंदा है इस 6 रुपए में घपला करता है, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस सी वाले बंदे के ऊपर है। मैं आपको यहां से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये वाला जो बंदा है ये इन 6 रुपयों में कोई हैंकी बैंकी करता है, तो इसकी जिम्मेदारी बस इसके ऊपर है। देखो बाकियों को इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, बाकियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ लेकिन अब एक काम हुआ, अब एक बात हो गई है, जो उसने चीज 10 रुपए की ली थी उसको 4 रुपए डिविडेंड मिला, अब सेम यही चीज 14 रुपए की हो गई है, क्योंकि उसमें 4 ऐड हो गया है, डिविडेंड ऐड हो गया है। हालांकि उसने कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अब कंपनी की वैल्यू ज्यादा हो गई है। पहले जो कंपनी 100 रुपए की थी अब वो कंपनी 200 की हो गई है। तो जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी कंपनी के अंदर हर चीज़ वो उस हिसाब से बढ़ गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो, आप एक बंदे के साथ पार्टनरशिप पे हो, आप उसके साथ 50-50 का काम कर रहे हो। पहले महीने आपने 100 रुपये अर्न किया, 50 आपके पास, 50 दूसरे बंदे के पास। अगले महीने 200 रुपये अर्निंग हुई, तो आपके पास कितना आएगा, उसके पास कितना जाएगा। तो कंपनी की जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती गई, आपकी जो इनकम है वो बढ़ती गई। सेम यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अब जो चीज़ 10 रुपये की थी वो हो गई है 14 की। मगर ये 14 रुपये इसके हाथ में नहीं है, ये बात याद रखें। ये जो 14 रुपये हैं इसके हाथ में कितने थे, 4, और जो 10 रुपये उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो उसको वापस आए। अगर उसने ये 14 रुपये ऑब्टेन करने हैं, हासिल करने हैं, इन दैट केस आप इसको ये अपना शेयर बेचना होगा। जिस तरह ज़मीन होती है, ज़मीन की पड़े 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 वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसा हो सकता है कि आपने 20,000 की चीज़ लेनी है, आप उसको एक मरला ज़मीन के कागजात दें और वो आपको बकाया पैसे दे दे। ऐसा कभी हुआ है? आपने बड़ा महंगा आपने कोई मोबाइल लेना है, 1.5 लाख का मोबाइल है, आपके पास एक ज़मीन है, उसकी कीमत है 3.5 लाख रुपये मरला। आप स्टाम्प पेपर पे या प्रॉपर्टी पेपर पे एक मरला ज़मीन उस बंदे के नाम कर देते हैं, उसको कहते हैं यार ये ज़मीन पकड़ 2 लाख तू मुझे दे दे। ऐसा हुआ है कभी? तो शेयर्स का भी यही है कि ये ज़मीन की तरह है। जब जब डिविडेंड लगेगा, प्रॉफिट वैल्यू उसकी एक डिविडेंड से बढ़ती है और एक और तरीके से बढ़ती है, वो मैं बताता हूँ। बढ़ते 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 वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन उसको बस उसका जो जितना डिविडेंड है उतना ही मिल रहा है। अगर उसको 2 रुपये फ़ायदा हुआ है तो उसको 2 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन जब वो अपने शेयर को सेल करेगा, जो जिसका वो 10% का मालिक, वो 10% का ही रहेगा। ये नहीं है कि अब वो ये 14% का मालिक हो गया, ना ना ना, ये तो फिर मैथमेटिक्स खराब हो जाएगा। क्या करेगा भला? जो घपला करेगा वही मरेगा। इतना मैथमेटिक्स तो आता है, फिर भी जो घपला करने वाला होगा अगर इतना बेवकूफ़ है, फिर तो जायज़ है कि वो जेल में एड़ियाँ रगड़े। हाँ ये हो सकता है कि लगे 60 हैं, शो उसने कर दिया कि भाई हमारे 65 लगे हैं, तो लिहाजा प्रॉफिट उसने कर दिया 35। तो जो बंदा ये काम करेगा, तुम्हारा ख्याल है ये लोग अंदर बैठे हुए माफ़ कर देंगे उसको? ये शेयर होल्डर्स हैं, या शेयर होल्डर एक एक बंदा कई कंपनीज का शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन एक बंदा एक वक्त में एक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है। ये इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टर ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, डायरेक्टर ऑफ XYZ, डायरेक्टर ऑफ दिस, डायरेक्टर ऑफ दैट। ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसके नीचे डायरेक्टर के नीचे होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के नीचे होते हैं मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे होते हैं असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे होते हैं मुलाजमी। ठीक है जी। तो ये जो डायरेक्टर है ये एक कंपनी की हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसके ऊपर डायरेक्टर्स आपस में एक बंदे को चूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इन डायरेक्टर्स का हेड होता है। ठीक है, मैं एक बंदा ही फैसला कर सकता है ना। मैं वही बात, सांझे की हांडिया बीच चौराहे में फूटी, तो जो सांझे की हांडिया है, अगर सारे हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएगा, वो तो फैसला ख़राब हो जाएगा। लिहाजा वो क्या करते हैं, एक अपने में से जो अक्लमंद तरीन बंदा होता है या जिसके शेयर सबसे ज़्यादा होते हैं, इन दैट केस ये जो D वाला बंदा है ये इस कंपनी का CEO बन जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएगा, हेड बन जाएगा, कंपनी के सारे फैसले यही करेगा। लेकिन अगर ये वाला घपला होता है तो फिर मरेगा भी कौन? CEO। वो फिर किसी डायरेक्टर को मारेगा, भाई तुमने किया तुमने किया तुमने किया। लेकिन जो पहली बात होगा, पहला जो वो होगा मोरजे इल्जाम, जो शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होते हैं। हाँ, एक ही कंपनी जिस कंपनी के वो बनना चाहें या जिसमें उनके सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, ये किसी और कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। जिस भी कंपनी के अपनी जेब से शेयर खरीदे बन जाए शेयर होल्डर, कोई इनको नहीं रोक रहा, लेकिन ये किसी और कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। जिस तरह मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, मैं एक वक्त में आपको बढ़ा सकता हूँ या 7 वाली क्लास में बढ़ा सकता हूँ, या मैं मार्केटिंग बढ़ा सकता हूँ या मैं अरबी बढ़ा सकता हूँ।
ऐसा हो सकता है कि मैं अरबी और मार्केटिंग इकट्ठे पढ़ाना शुरू कर दूं, एक ही वक्त मेरे मुंह से अरबी निकल रही है और एक ही वक्त में मेरे मुंह से मार्केटिंग की बातें निकल रही हूँ। अगर निकलना शुरू हो गई आप तो चीखें मार के भाग जाओगे। ठीक है, नहीं इसमें एक टेक्निकल रीज़न भी है कि ये जो जिन्नात होते हैं इनमें मल्टीपल चीज़ें बोलने की सलाहियत होती है, इसलिए अगर भी अब हॉरर फिल्म में देखो वैसे अजीबो गरीब सी ज़ुबान बोल रहे होते हैं। ये बात कहानियों की हद तक। नहीं नहीं, साइमल्टेनियसली इमेजिन करें कि मैं इंग्लिश में मार्केटिंग बोल रहा हूँ, आधे मुंह से मेरी मार्केटिंग, आधे होंठ मेरे मार्केटिंग वाले हिल रहे हैं और आधे होंठों से मैं अरबी बोल रहा हूँ, और आवाज़ मेरे मुंह से क्या निकल रही होगी। इसी तरीके से अब एक बंदा एक कंपनी का डायरेक्टर है, वो दूसरी कंपनी का भी डायरेक्टर है, सगा वो किसका है? वो किसका वो हो ही नहीं सकता। किसके लिए वो फैसला करे, किसके हक में फैसला दे, किसके खिलाफ फैसला दे? ये वो वाली बात है जो वकील कातिल का है वही वकील मकतूल का है। 12 बजे तक, 12:15 तक क्यों? जिस बंदे ने कत्ल किया है उसका भी वही वकील है, मकतूल का भी वही वकील है। अब वो वकालत किसकी करे? तो ये पॉइंट होता है हमारे पास। डायरेक्टर आप हमेशा एक कंपनी के होते हैं, शेयर होल्डर आप वेरियस कंपनीज के हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी शिक होती है कि अब दो कंपीटिंग कंपनीज हैं, एप्पल और सैमसंग। एक बंदा एप्पल और सैमसंग का शेयर होल्डर नहीं हो सकता क्योंकि वो उसको शेयर ही नहीं देंगे। इस बुनियाद पे अब हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी, आप लोगों ने बात समझ ली कि लाइबिलिटी शेयर के ऊपर एनटीएन पे आती है, और क्योंकि एनटीएन अलग अलग है लिहाजा हर बंदा अपने कॉल ऑफ फेल का खुद जिम्मेदार है। इसकी बुनियाद पे हमारे पास दो टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं। एक होती है हमारे पास प्राइवेट एलएलसी, प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, प्राइवेट एलएलसी, और दूसरी होती है हमारे पास पब्लिक एलएलसी। प्राइवेट एलएलसी में जो शेयर्स होते हैं ये डायरेक्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। जो शेयर होता है वो डायरेक्टर की प्रॉपर्टी है, जिसको चाहें बेचें, जितना चाहें बेचें, किसी के आगे वो जवाब दे। प्राइवेट के अंदर 2 से 50 शेयर होल्डर होते, ठीक है जी, 2 से 50 शेयर होल्डर। पब्लिक एलएलसी के अंदर, पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हमारे पास 2 से शुरू होते हैं और 50 से ज़्यादा जब शेयर होल्डर हो जाते हैं तो फिर हमारी कंपनी पब्लिक। इसमें जो शेयर्स होते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 60-40 की रेशो में डिवाइड किए जाते हैं। शेयर्स हैं 60% मलकियत होते हैं डायरेक्टर्स की, और जो 40% होते हैं वो मलकियत होते हैं पब्लिक की। पब्लिक की मलकियत से क्या मुराद है? पब्लिक में जो चाहे खरीद ले, मर्जी लो। 50 से कम प्राइवेट में होते हैं और जो ये अपनी पब्लिक। डायरेक्टर ही शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर ही जाके डायरेक्टर लगता है, ठीक है। लेकिन एक कंपनी का, जिस कंपनी का वो चाहे वो डायरेक्टर लग जाता है। अब वो लग गया, अब बस उस कंपनी का ताहीन हयात डायरेक्टर है, अनलेस वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे और अपने शेयर्स वहाँ से छोड़ दे। शेयर होल्डर जब तक डायरेक्टर नहीं है, जितने मर्जी कंपनीज के शेयर रखे, लेकिन वो डायरेक्टर लग गया। अब अगर उसने किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर लग जाए तो पहले वाली कंपनी के पोस्ट भी छोड़ेगा, शेयर्स भी छोड़ेगा। इसमें ऑपोजिट बिजनेस में नहीं होता, कंपीटिंग बिजनेसेस। अच्छा, कैसे पता लगेगा? सीसीपीडी एक कंपनी है, आगे बाकी समझ। जब हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड होंगे, हमारा सारा का सारा डाटा इंटरनेट पे मौजूद होगा। हम लोग कब पैदा हुए, हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, हमारे पर्सनल एसेट्स कितने हैं, कंपनी में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है, हम कितने % के ऑनर हैं, मेरी पोस्ट क्या है, मैं हमारी हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर मौजूद होगी। फिर मेरी प्राइवेसी जितनी मैं, मतलब जो मेरे इन बायोडाटा है उसके रेलिवेंट कोई प्राइवेसी नहीं होगी।
हर बात मेरी वहाँ पर लिखी होगी। लाइक जिस तरह मेरी सीवी नहीं होती, इस तरह होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो मेरे इंटरनेट पे शेयर होगा, कोई भी बंदा उसको ओपन करके देख सकता है। अब ये जो पब्लिक शेयर है, ये एक बहुत बड़ा गंद है। क्यों? हम लोग बात करते हैं जी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक बंदा है ए, उसने मेरी कंपनी की, जिसका क्या नाम था, LA कॉट का उसने शेयर लिया, एक शेयर लिया उसने। मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। कितने का जी? 100 रुपये का। यहाँ पे ये मैं कंपनी हूँ और ये मैं देख रहा हूँ लोग मेरे शेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, इसने मेरा एक शेयर लिया 100 रुपये का। बी वाला बंदा कहता है यार मुझे ना LA कॉट का शेयर दे दो, कहता है लाओ 110 रुपये। इस बंदे ने 110 रुपये का शेयर आगे बेच दिया। शेयर इसने कहाँ से लिया था? मेरे से। और कितने का लिया था? 100 रुपये का। मैंने कहा अच्छा, तो 10 का बिका। ए बी के बाद ये सी वाला बंदा मेरे पास आता है, कहता है भाई शेयर दे दो। मैं कहता हूँ लाओ 110 रुपये। मुझे 110 रुपये देता है, मेरे से शेयर लेता है। कितने का जी? 110 का। ये इसके पास शेयर है मेरा। डी के पास डी वाला बंदा आता है, डी वाला बंदा कहता है भाई मुझे शेयर दे दो। कहता है अच्छा ले आओ 120 रुपये। डी वाला बंदा इसको 120 रुपये देता है और उससे क्या ले लेता है? शेयर। मैं देख के कहता हूँ अच्छा 120 रुपये का सेल हुआ है। ई वाला बंदा मेरे पास आता है, कहता है भाई शेयर दे दे। मैं कहता हूँ ले आओ 120 रुपये। नहीं 130 इस तरह तो होता नहीं है, 15% का इंक्रीमेंट लगता है करंट मार्केट प्राइस। ताकि अगर मार्केट में 100 रुपये का शेयर बिका है तो कंपनी 115, तो जमा 115, 15% का इंक्रीमेंट। फिर मार्केट में अगर 130 का बिक रहा है शेयर तो कंपनी 130 जमा 15% बढ़ा देगी। इस तरीके से ये मैंने आपको समझाया, सिंपलीफाई किया है प्रोसेस। मार्केट की जो करंट सेलिंग प्राइस होती है ना, रेट हमेशा उसके 15% ज़्यादा लगता है। जो इससे ज़्यादा हाई फाई कंपनीज हैं, कोक 35% इंक्रीमेंट लगाती है। अगर मार्केट क्लोज हुई है 100 रुपये पे, अगले दिन मार्केट ओपन होगी कोका कोला की 135 पे। उसकी मार्केट क्लोज हुई है 200 पे, अगले दिन वो ओपन होगी 270 पे। आई बात की समझ? इस तरीके से वो 35% इंक्रीमेंट लगाती है कोक। लेकिन इसमें बड़े मजे की बात है यार, ये देखो ये मेरे पास एक पूरा साबित सालिम शेयर है। ऐसी बात है, ये एक पूरा साबित और सालिम शेयर है, पूरा का पूरा कंप्लीट। मैं बीना कंपनी का डायरेक्टर, मैं ये फैसला कर सकता हूँ, मेरे पास इस फैसले का इख्तियार है। आज ये एक शेयर है, एक, अब ये 2 शेयर हैं। अब ये एक शेयर नहीं रह गया, अब ये 2 शेयर हो गए। यानी मेरे पास जो एक शेयर था वो मेरे पास एक नहीं, वो मेरे पास कितना रह गया है? आधा। मेरे पास चीज़ है आधी रह गई। यानी पहले जो चीज़ 100 रुपये की आपको मिल रही थी, अब वही चीज़ आपके पास 50 रुपये की रह गई है। समझे बात को या कोई नहीं? हाँ, ख़त्म। वो आपके बाप की मलकियत ही नहीं। देखो मैंने ये शेयर लिया था 100 रुपये का, यानी कि अगर मैं एस लिखूं तो ये बराबर है 100 रुपये। मैंने फैसला किया आज के बाद से एस बराबर है 50 के। अगर एस 2 होंगे, 2S होंगे, तो वो होंगे ओनर का, शेयर होल्डर का, कंपनी का फ़ायदा होगा। ये बात की समझ? इसकी बाद मिसाल पता है क्या है? मैंने आप सारों से वादा किया है कि मैं आप लोगों को 10-10 रुपये दूंगा। आप 10 लोग हैं, मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूँ। आगे बात की समझ? आप लोग मेरे से 10-10 रुपये लेने आए, मैंने आपको 10 रुपये का नोट दिया और मैंने कहा ये 10 रुपये का नोट तो लो, लेकिन तुम 5 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। आज से इसकी वैल्यू 5 रुपये है। नहीं समझे बात को? मिसाल से समझे, सॉरी। CCPD के अंदर ये जो पर्चा है इसकी वैल्यू 10 रुपये है। CCPD के अंदर आप इस नोट से 10 रुपये वर्थ का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ओके जी।
आपको ये पता है वर्थ 10 रुपये का, आप आते हैं जाते हैं CCPD, कहते हैं ये 10 रुपये ले लें और मेरा फलां कोर्स में एडमिशन कर लें। कोई दे के कहते हैं ये 10 रुपये नहीं, ये 5 रुपये। आप कहोगे ये तो 10 रुपये का मैंने लिया था, आपने 10 रुपये दे के ही नोट हासिल पर्चा हासिल किया, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से ये 5 रुपये। आपने अगर फलां कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको इस तरह के 2 पर्चे लाओगे तो आपको एडमिशन। इसको बोलते हैं शेयर स्लाइसिंग। कंपनी जब चाहे शेयर उसको अपने स्लाइस कर सकती है, जो पब्लिक शेयर्स होते हैं बढ़ा भी सकती है। क्यों बढ़ाएंगे? नहीं, 2 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, 2 दिन पहले बताना होता है, लेकिन बताते नहीं, ऑप्शनल होता है वो। ये होते हैं, ये शेयर था मेरा CCPD में 10 रुपये, आप CCPD में सुबह तक इसकी मलकियत की 10 रुपये, मैंने कह दिया जी 5 रुपये ले आओ की कर सकते हो। आपने 10 रुपये का लिया था, लेकिन अब आपके 10 रुपये और लेना है तो 10 रुपये का लेना है। ये नहीं कि अब लेना 5 रुपये का, लेना 10 रुपये का, लेकिन वर्थ इसके कितनी है? 5। फिर कोई क्यों खरीदेगा? इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सुझावमंद क्वेश्चन। अगर आपको मैं ये बात कहूँ कि आज ये नोट 5 रुपये का है, 10 दिन बाद ये नोट 8 रुपये का हो जाएगा, 20 दिन बाद ये नोट 10 रुपये का हो जाएगा, तो हो गया या नहीं? अगर मैं कहूँ इसकी प्राइस ऊपर जानी है, आप इसको महंगा बेच सकते हो। आपने नोट 10 रुपये का लिया, यस, इस नोट आज आपने नोट 10 रुपये का लिया है, इसकी ऑल दो वैल्यू 5 रुपये है, लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि बाहर ये नोट आप 15 रुपये का बेच सकते हो, फिर लोगे या नहीं? ऑल दो इसकी CCPD के अंदर वर्थ कम हुई है, बाहर इसकी कीमत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। शेयर स्लाइसिंग तब की जाती है जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक डिमांड, अभी 100 लोगों के पास शेयर है, डिमांड आ गई है 500 की, तो कंपनी शेयर को स्लाइस कर देती है प्रॉफिट के चक्कर में, फिर वो ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई करती है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है कंपनी को, कंपनी की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। लोटा है, जब दिल कहते हैं कीमतें चढ़ा देते हैं, जब दिल करता है कीमतें गिरा देते हैं। लोटा सिर्फ कंपनी, इस तरह की कंपनीज, इस तरीके से कंपनीज की जो क्रेडिबिलिटी है, जो वर्थ है, वैल्यू है, वो कम हो जाती है। लेकिन इसकी बड़ी बड़ी मशहूर एग्जांपल्स हैं शेयर स्लाइसिंग की। कोका कोला ने कई बार शेयर स्लाइस किए हुए हैं। ये जितनी जो स्कैम कंपनीज होती हैं, की डिमांड ख़त्म नहीं होती, ये बात सही है, लेकिन जो स्कैम, ये जो टैक्टिक होता है ज़्यादातर जो स्कैम कंपनीज होती हैं, आए हमारे पास इन्वेस्ट करें और हम आपको 1 लाख के 10 लाख वापस करेंगे, ये उनका तरीका होता है। ये अपने शेयर्स को स्लाइस करती जाती हैं, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलता जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में चीज़ को कितना काटोगे? इसको मैंने 2 हिस्सों में किया, 4 में किया, 8 में किया, 16 में किया, करते करते एक पॉइंट आएगा कि ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। अभी तो फिर भी ये किसी काम का है, लेकिन अगर मैं इसको फाड़ दूँ और फाड़ता चला जाऊँ तो वर्थलेस हो गया, ख़त्म हो गया इसकी वैल्यू। ये वही बात है, नोट लिया, फाड़ दिया, अब वो नोट किस काम का आपके? आता चलो अगर फाड़ा तो आप बैंक में ले जाके दूसरा नोट क्लेम कर सकते। मैं उसके 4 हिस्से कर दूं, जो नंबर वाला हिस्सा है वो यूटिलाइज हो सकता है, नंबर वाले हिस्से के फिर 2 हिस्से कर दूं, अब वो नोट यूजलेस है। या वो तरीका होता है, ये इस तरीके से काम करती है शेयर स्लाइसिंग। इसके हवाले से अगर आपने कोई बात पूछनी है तो जान